Good morning, students. Good morning, students. Today we will discuss another concentration unit of solutions. लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने मोलरिटी को डिस्कस किया। मोलरिटी को डिस्कस करने के बाद में उसके मैंने असाइनमेंट दिए। एक आध क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गई या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन लिखना भूल गया तो आप उन क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दें। पहली बात तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, कई बच्चों के असाइनमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, करीब 7-8 बच्चों के असाइनमेंट्स मेरे पास में आए हैं। वो अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना टाइम पॉजिटिव वे में कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अपना असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फाइनली फिर अब जब उनको ये प्रॉब्लम आएगी कि सर हमने ये चैप्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो मैं उस चैप्टर को स्कूल में जब क्लास में स्टार्ट होगी तो मैं आप उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो मेरा आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियोस देखें। सभी वीडियोज आप चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप लोग क्या करो, इसको सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने से क्या है कि जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी वीडियो मैंने मोल कंसेप्ट के बनाए हैं, तो मोल कंसेप्ट फर्स्ट, मोल कंसेप्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक हमारे पास में वो है, इसमें आपको चैनल पे मिल जाएगा। और आप हर एक वीडियो को देख, जो बच्चे लेट आए वो ये नहीं सोचे कि मेरे तो इतने वीडियो छूट गए, मैं कैसे कर सकता हूँ। वो सभी वीडियो अवेलेबल है, आप 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो। आप उन वीडियो को देख के आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और नोट्स प्रिपेयर करके अपना असाइनमेंट भी दिए हुए हैं। तो असाइनमेंट जो है वो लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे ही लिंक है, उस लिंक पे आपको वो असाइनमेंट मिल जाएगा। किसी के पास क्या लिंक, और या नहीं हो तो अपने फ्रेंड से आप फ़ोन करके पूछ लें कि कहाँ है वो असाइनमेंट, तो वो उनको सेंड कर देंगे। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन के दौरान केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड कराना है। जो आप लोग जयपुर, कोटा जाके आप जो है तैयारी करते हो, मैं आप लोगों को फिजिकल पार्ट इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल जो है आप लोगों के स्ट्रॉन्ग्स हो थोड़े से, इस वजह से मैं स्टार्ट आप लोगों को कर रहा हूँ। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर शाम को जो वीडियो डालते हो वो उससे पढ़ना है क्या? नहीं, शाम वाले जो वीडियो होते हैं वो केवल और केवल क्लास 12 के लिए होते हैं। और जो सुबह का जो वीडियो होता है एक ही होता है, बड़ा वाला होता है, वो क्या क्लास 11th का होता है। तो शाम के वीडियो को हमें नहीं देखना है 11वीं क्लास वाले बच्चों को, केवल जो है सुबह जो वीडियो डलता है वही आपको जो है मॉर्निंग में आपको देखना है। नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज कंसंट्रेशन की दूसरी यूनिट कर रहे हैं। ये हमारा जो है आज जो होगा वो होगा मोल कंसेप्ट पार्ट 6। मोल कंसेप्ट पार्ट 6 डालूंगा आज मैं आप लोगों को, और इसमें हम कंसंट्रेशन की नई यूनिट पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज मोललिटी। मोललिटी दैट इज नोन एज मोललिटी। देखो मोलरिटी है और ये मोललिटी है, दोनों में डिफरेंस है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मोलरिटी और मोललिटी में क्या डिफरेंस है। मोलरिटी जो होती है उसे कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं, और मोललिटी जो होती है उसको हम स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट हमारे पास में हो गया, मोललिटी is denoted by small m। मोललिटी जो होती है वो स्मॉल m के द्वारा डिनोटेड की जाती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। थर्ड पॉइंट है मोललिटी इज इंडिपेंडेंट टू द वॉल्यूम। देखो अपन ने जो मोलरिटी और नॉर्मलिटी जो कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ी वो जो थी टेम्परेचर, वॉल्यूम डिपेंडेंट थी, मतलब वॉल्यूम पर निर्भर करती। ये मोलरिटी यूनिट ऐसी है जो वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती है। ये खास बात है इसलिए कि इसमें ये जो है डिपेंड नहीं करती है। थर्ड, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोललिटी is the number of moles of solute. Molality is the number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. Molality क्या होती है? Molality is the number of the moles present in 1 kilogram of the solvent.
दैट इज नॉन एज मोलैलिटी। मैं रिपीट करता हूँ कि मोलैलिटी जो होती है उस मोलैलिटी को हम जो है डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट टू द वॉल्यूम, जबकि जो अभी ने 2 यूनिट पढ़ी थी कौन कौन सी, नॉर्मलिटी और मोलैलिटी, वो वॉल्यूम डिपेंडेंट यूनिट थी। और मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब यहाँ ध्यान रखना सॉल्वेंट का जो है वेट में लिया गया है, सोल्यूट भी वेट में है और सॉल्वेंट भी वेट में है, ठीक है, इसलिए ये जो है वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब यहां से हम इसको मैं अरेंज करके इसके आगे के फॉर्मूले जाता हूं। मोलैलिटी की डेफिनेशन है इट इज द नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट। अब अपन को मोल्स निकालने का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, मोल्स बराबर क्या होता है, हमने निकाला मोल्स बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसको हम W/m लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, m बड़ा लिख लीजिए ताकि अपने पास में कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये m जो है मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोलैलिटी का एक नया फॉर्मूला लिख सकते हैं, मोलैलिटी बराबर W/m अपॉन मास अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, इन किलोग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, सॉल्वेंट का जो वेट है वो किलोग्राम में, ठीक है। तो ये हमारे पास में मोलैलिटी का एक फॉर्मूला आ गया है। लेकिन सपोज करो यदि हमारे पास में सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो ग्राम में दिया हुआ हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो आगे मैं इसको मिटा देता हूं। इफ द amount of solvent is given in gram, आपको पता है कि यदि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यदि आपको ग्राम में दिया गया है तो आप क्या करोगे, जो अमाउंट ऑफ ग्राम सॉल्वेंट का अमाउंट जो ग्राम में है उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। और तुम्हें पता है छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देन टू कन्वर्ट ग्राम into kilogram, then to convert gram into kilogram, gram is divided by 1000। तो ग्राम को हम क्या कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो नया हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे नया फॉर्मूला आ जाएगा, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m बराबर W/m, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन, इस ग्राम को हम किस में बदल देते हैं, किलोग्राम में, सॉरी ग्राम में दिया है, ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किलोग्राम में। तो अब तुम्हें पता है ये डिवाइड में तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा, W/m into 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये हमारे पास में जो है फाइनल मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे W जो है, W इज इक्वल टू है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ये ग्राम में ही होना चाहिए। M क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास है सोल्यूट का, ठीक है।
और ये जो है आपका आप निकाल लोगे। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आपको सिखा दिया गया और सॉल्वेंट जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप लोगों के पास में मोललिटी का फाइनल फॉर्मूला आ गया है कि मोललिटी क्या है। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन निकाल लेते हैं। इनके क्वेश्चन निकालने के बाद में मैं आप लोगों को एक पीडीएफ डाल दूंगा। उस पीडीएफ में आप लोगों को इसका क्वेश्चन आप देख सकते हो किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस क्वेश्चंस बात करते हैं। सपोज करो 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज एग्जिस्ट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की आपको मोललिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप लोगों के पास में बताया मोललिटी बराबर क्या होता है। मोललिटी को हम स्मॉल एन से प्रेजेंट करते हैं। मोललिटी बराबर होती है वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट का मास इन ग्राम में रखना है आपको, इस फॉर्मूला यूज करना है। तो मोललिटी बराबर क्या हो गई, वेट कितना दिया हुआ है अपन को 49 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है 49 ग्राम दे रखा है। और इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो आपको पता है कितना होता है 98 होता है। कितना होता है 98 होता है इनटू 1000 मोलिकुलर। और वे सॉल्वेंट का मास कितना है 500। तो 500 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार। और ये इससे कितना कट गया, ये नीचे 2 बार, 2 से 2 कट गया। तो इसकी जो ये संख्या क्या हो गया मोल पर सॉरी 1 मोलल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में न्यूमेरिकल्स हो गया। अब कुछ बातें हैं जो मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों को, मोललिटी के बारे में। देखो हम यूनिट्स की बात करते हैं, तीनों कंसंट्रेशन यूनिट की बात कर देते हैं। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट, कंसंट्रेशन यूनिट की क्या क्या यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी मोलरिटी। यहां तो मैं लिख देता हूं कंसंट्रेशन यूनिट, कंसंट्रेशन यूनिट दैट इज नॉन एज कंसंट्रेशन यूनिट। कौन कौन सी है और उनकी यूनिट क्या क्या है, मतलब उनकी क्या क्या यूनिट है। ठीक है, यूनिट जानते हो ना, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर, किलो मीटर, सेंटीमीटर होती है, वैसे ही इसकी यूनिट। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्या, नंबर फर्स्ट मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट जो होती है मोल पर लीटर होती है। क्या होती है बच्चों, मोल पर लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी की यूनिट क्या हो गई मोल पर लीटर। दूसरा हमने पढ़ी थी नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कितनी होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और तीसरी हमारे पास में जो होती है वो होती है मोललिटी। और मोललिटी की यूनिट क्या होती है, होती है मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम जो है इसकी यूनिट होती है। तो हमारे पास में कंसंट्रेशन यूनिट आ गई मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मॉलिक्यूल्स, मोललिटी, इनकी यूनिट होगी, है ना। यदि हम मान लो कोई सॉल्यूशन, यदि हम कोई सॉल्यूशन मतलब मोललिटी का यूज करके कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो सॉल्यूशन कहलाता है वो सॉल्यूशन कहलाता है मोलल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है बच्चों, मोलल सॉल्यूशन। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों के बाद में डिस्कस कर लेता हूं। इफ a solution is prepared by molality
if a solution is prepared by molality, then this solution is known as मोलल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। इफ ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मोलरिटी, दैट इज नोन एज मोललिटी, देन दिस सॉल्यूशन इज नोन एज मोलूशन। यदि मोलरिटी से कोई बनाते हैं तो उसको मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉर्मलिटी से जो सॉल्यूशन बनते हैं उनको नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो मोलरिटी से बनते हैं उन सॉल्यूशन को हम मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये हमारी 3 कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ लिए अपन ने, मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब चौथी कंसंट्रेशन यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के बाद में, जो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के बारे में मैं कुछ पहले पॉइंट्स लिखूंगा, फिर इन पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन जो होती है, अच्छा एक चीज मैं पहले आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं, टेम्परेचर का इफेक्ट। तो यहां पे इस टॉपिक को पहले तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन, इस टॉपिक को मैं डिस्कस करना भूल गया था, इसलिए मैंने वापस मोल फ्रैक्शन को मिटा के और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन को डिस्कस कर रहा हूं। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारी कोई भी चीज जो होती है टेम्परेचर को गेन करके एक्सपेंस होती है, मतलब फैलती है वो। ठीक है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो वो सिकुड़ती है। ट्रेन की जो पटरियां होती है उनमें भी यही होता है ऐसा कि कोई भी चीज टेम्परेचर देने से वो जो है थोड़ा सा हो जाता है। ये इंसान में भी होता है, कई बार इंसान को गुस्सा आता है तो सामने वाला क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो सभी सब्सटेंस जो होते हैं उनकी ये नेचर होता है कि जब भी उनको टेम्परेचर दिया जाता है तो दे बिकम एक्सपेंस, फैल जाते हैं। तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के रिलेटेड में रिगार्डिंग ये चीज देखते हैं। तो जब हम टेम्परेचर देते हैं तो आपको पता है क्या है कि जो टेम्परेचर देते ही जो हमारे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काइनेटिक वो एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बोले तो भागने वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट मिलता हो। तो जैसे ही हम लिक्विड सॉल्यूशन को हम टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने से उनके जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो भागने की कोशिश करेंगे, और भागने की कोशिश करेंगे तो उनका वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा, वॉल्यूम उनका बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है, जो ठंडा सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, और जो गर्म सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि गर्म सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं, और इवेपोरेट होने की वजह से उनका वॉल्यूम जो है थोड़ा बढ़ जाता है। ये हम घर पे भी देख सकते हैं इस चीज को करके। ठीक है, तो अब मुझे आप ये चीज बताइए, हम सॉल्यूशन बनाते हैं लेबोरेटरी में, तो सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या उनकी कंसंट्रेशन सर्दियों में भी वही रहती है और गर्मियों में भी एक ही रहती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन जो वॉल्यूम डिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं, और वॉल्यूम डिपेंडेंट सॉल्यूशन हमारे कौन कौन से होते हैं? मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी हमारे कैसे हैं? वॉल्यूम डिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब जब हम लेबोरेटरी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, अभी गर्मियों में मई या जून के महीने में हमारे जो लेबोरेटरी का टेम्परेचर है वो करीब 40-45 के करीब पहुंच जाएगा। तो जब टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के बीच में हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इतना टेम्परेचर पाके सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, वो एनर्जी बढ़ जाती है। और जब एनर्जी बढ़ जाती है तो उनके जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो दे कन्वर्ट इनटू द वेपर पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड पार्टिकल, वो लिक्विड पार्टिकल से वेपर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस
और ये जो चीज होती है, इस वजह से क्या होता है, आपको पता है सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो होता है वो गैसेस पार्टिकल्स का होता है, उसके बाद में लिक्विड पार्टिकल्स का होता है, और सबसे कम जो वॉल्यूम होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स का होता है। तो यहाँ लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और लिक्विड से जब वो वेपर में कन्वर्ट होंगे तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और हमारे तुमको पता है मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी जो होती है टोटली डिपेंडेंट है, वॉल्यूम डिपेंडेंट। इसलिए मैंने जब आपको पढ़ाया था मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, तो वहां पे एक वर्ड लिखा था कि दिस कंसंट्रेशन इज डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, कि ये कंसंट्रेशन यूनिट जो है वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि when we increase the temperature then the molarity and normality is changed। ठीक है, तो मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी तो टेम्परेचर इफेक्टेड कंसंट्रेशन है। अब हम बात करते हैं मोलरिटी की। तो मोलरिटी में देखो नंबर ऑफ द मोल्स इन पर किलोग्राम। अब सॉल्वेंट के जब यदि मान लो हमारा सब्सटेंस किस पे हो, किलोग्राम में हो, तो आपको पता है सॉलिड सब्सटेंस के वॉल्यूम के ऊपर या सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट न के बराबर पड़ता है, क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से 40-50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब है हमारी लेबोरेटरी में 40-50 से ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है, तो कंसंट्रेशन जो होती है उनका टेम्परेचर पे प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मोलरिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन यूनिट है जिसका टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। मोलरिटी इज द इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर। मोलरिटी कंसंट्रेशन इज द इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन। मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर से अप्रभावित रहती है, कोई भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो हम यहां लिख सकते हैं व्हेन टेम्परेचर is increase or decrease, then the volume of solution is increase और डिक्रीज। वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन इस कारण से, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन and normal solution is changed। ठीक है, तो जो भी वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, सो वॉल्यूम डिपेंडेंट concentration unit are changed with temperature। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज होने का पीछे क्या है कि एनर्जी गेन करने पर एक्सपेंस होना, एनर्जी कम होने पर एक्सपेंस से वापस कॉन्ट्रैक्ट होना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से हमारे पास में होता है। ठीक है, आगे मैं मोलरिटी के बारे में लिखता हूं। मोलरिटी इज टेम्परेचर independent concentration। ठीक है, मोलरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट। कि टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट क्या होती है, बिकॉज इट हैव वॉल्यूम इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट।
क्योंकि ये ऐसी कंसंट्रेशन यूनिट है जो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है। और आपको पता है वॉल्यूम पे ही टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पर वॉल्यूम घटता है, तो ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है। तो हम जो है ये, अब यहाँ से आप लोगों की कॉम्पिटिशन एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो देख लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके कई बार नीट में और कई बार जेईई में पूछा गया है, ठीक है। विच वन ऑफ फॉलोइंग concentration, which one of the following concentration unit is, which one of the following concentration unit is temperature independent concentration यूनिट। तो कौन सी यूनिट है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? ऑप्शन ए में आपको दिया गया होगा मोलरिटी, ऑप्शन बी में आपको दिया गया नॉर्मलिटी, ऑप्शन सी में आपको दे रखा होगा वॉल्यूम परसेंट, और ऑप्शन डी में दे रखा होगा आपको मोलरिटी। ऐसा क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन लेवल में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा बच्चों? आपके आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि मोलरिटी जो होती है टेम्परेचर से अप्रभावित होती है। तो ये टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ाया मैंने आपको कंसंट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, दैट इज नॉट मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शंस को के बारे में पहले हम कुछ पॉइंट लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। उसके बाद में हम जो है इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, और फिर हम आपको असाइनमेंट पे भी आपको ये देंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है देखिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स, इस कैपिटल एक्स से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस कंसंट्रेशन यूनिट। अब तक की जो यूनिट पढ़ी है आप लोगों ने, उन सब की जो मोल फ्रैक्शन, उन सभी की कुछ ना कुछ यूनिट होती थी, लेकिन इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। ये यूनिटलेस कंसंट्रेशन यूनिट है। थर्ड, जो मोल फ्रैक्शन होती है, द मोल फ्रैक्शन इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट। जो आपकी मोल फ्रैक्शन होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट होती है। ठीक है। फोर्थ जो आपका पॉइंट है वो है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन 1। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज 1। ठीक है। इसको ऐसा मतलब सपोज करो दो कंपोनेंट है हमारे पास में, एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है। इसकी मोल फ्रैक्शन को हम एक्स ए, इसकी मोल फ्रैक्शन को हम एक्स बी मान लेते हैं। तो इस पॉइंट के अनुसार एक्स ए प्लस एक्स बी जो है हमेशा 1 होगा।
एक्स ए और एक्स बी का सम कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, देखो मोल फ्रैक्शन को हम जो है, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन इज द यूनिट लेस कंसंट्रेशन, ये एक यूनिट लेस कंसंट्रेशन है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट, इसकी कोई भी जो है टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ईच कंपोनेंट की, हर एक कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, जैसे मान लो किसी कंपोनेंट में दो किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, ए और बी है, तो ए की जो मोल फ्रैक्शन होगी वो 1 से कम होगी, और बी की जो है मोल फ्रैक्शन भी 1 से कम होगी, ठीक है, उसका मान 1 से कम होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम जो है हमेशा 1 होता है। अब आप देख लो, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम जब 1 होगा तो हर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से कम ही होगी ना। तो ये आप लोगों को पॉइंट है। अब हम चलते हैं इसके फाइनल फॉर्मूले के ऊपर कि किस प्रकार से हम मोल फ्रैक्शन जो है निकालेंगे, किस प्रकार से फॉर्मूला डेराइव करेंगे। पहले मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन, इधर देख लीजिए पॉइंट, ये छठा पॉइंट हो जाएगा आपका, 5 तक पढ़े चुके। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ 1 मोल, रेशियो ऑफ मोल ऑफ 1 कंपोनेंट को मैं इधर लिख देता हूं, कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ 1 कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ all component is known as मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ द 1 कंपोनेंट। एक मोल के किसी हमारे सॉल्यूशन में जो है 2 मोल है, तो एक मोल का जो है रेशियो और टोटल मोल के जो रेशियो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अभी इसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द मोल फ्रॉम 1 कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट इज नोन एज, दोनों का रेशियो जो होता है वो मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इस डेफिनेशन से अपन फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। देखो सपोज कीजिए हमारे पास में 2 कंपोनेंट है, एक ए है और दूसरा बी है। कोई सॉल्यूशन है जो ए कंपोनेंट से और बी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। ए का वेट हमें दिया हुआ है, वो है WA दिया है। ए का वेट कितना दिया है बच्चों, ए, और बी का वेट जो दिया है हमें वो कितना दिया है, WB दिया है, ठीक है। ये हमारे पास में दिया है वेट ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम, WA, ठीक है। इसके बाद में हमें दिया गया है मोलिकुलर वेट इन ग्राम, मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। ए का मोलिकुलर मास कितना हो गया, MA, और बी का मोलिकुलर मास कितना हो गया बच्चों, MB हो गया, ठीक है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोल ऑफ द सब्सटेंस। अब मोल तो हमको पता है, मोल कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। देन थर्ड हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल ऑफ कंपोनेंट के मोल। तो ए का मोल क्या होगा, Na, क्योंकि मोल्स को हम जो है N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Na बराबर क्या आ जाएगा, WA अपॉन MA, वेट इन मास अपॉन मोलिकुलर मास। इसी प्रकार से हमारे पास में NB आ जाएगा, NB बराबर क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB। ये हमारे पास में जो है B के मोल्स हमारे पास में आ जाएंगे। ये A के मोल्स हो गए, ये हमारे पास में B के मोल्स हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मोल्स आ गए, तो अब इस डेफिनेशन से हम आगे की तरफ चलते हैं। मुझे ये मिटाना पड़ेगा बच्चों ऊपर का, तो आप यहां देखोगे मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब हमको इसी के बाद में वेट आ गया, मोलिकुलर मास आ गया, अब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ
ईच कंपोनेंट, कि हमें हर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक ही निकालेंगे, एक के नीचे, इसके नीचे ही चल रहा है बच्चों ये, तो x एक ही मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x। आपको जब कॉपी में लिखना है तो इसके नीचे ही लिखना है, ऐसे मेरी तरह नहीं लिखनी है आपको कि इसके नीचे आ जाएगी। x से बराबर क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ द वन कंपोनेंट, तो एक एक कंपोनेंट निकाल, एक मोल कितने हो गए Na, और b के मोल, टोटल मोल्स कितने हो गए सॉल्यूशन के, Na और Nb का सम, Na प्लस Nb, तो ये एक ही मोल फ्रैक्शन का आपके पास में फॉर्मूला, मोल ऑफ द वन कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर इज नोन एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन। इसी प्रकार से हम Xb निकाल लेंगे। Xb कैसे निकालेंगे हम, Nb, ये तो मोल्स हो गया Nb हमारे पास में, और इसका मोल निकालेंगे Na प्लस Nb। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वन, मोल्स ऑफ द वन कंपोनेंट, the ratio of mole of the one component and total moles of the mixture is known as mole fraction। तो आपके पास में मोल फ्रैक्शन इसकी भी आ गई और इसकी भी मोल फ्रैक्शंस आ गई, और इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला आ गया। एक चीज ये देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि अभी एक पॉइंट डिस्कस किया था कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, the sum of mole fraction in solution is always equal to the 1। the sum of the mole fraction in a solution is always 1। मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा हमेशा एक होगा। इसका मतलब है XA और XB को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यदि मान लो इसमें से एक की मोल फ्रैक्शन, एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता है तो आप इसकी यूज करके दूसरे मोल फ्रैक्शन की बिना कैलकुलेशन के आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो सपोज करो आपको XA निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 माइनस XB कर लोगे। ठीक है, और यदि मान लो आपको XB निकालना है तो आप क्या कर लोगे, 1 माइनस XA कर लोगे। तो यदि एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हमें दी गई है तो हम दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन करके हम निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम जो है करते हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोगों को जो है बहुत कुछ आइडिया हमको मोल फ्रैक्शन के बारे में लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये, ठीक है, मैंने क्वेश्चन में लिखा है 36 ग्राम H2O is mixed in 17 gram of ammonia। 36 gram H2O is mixed in 17 gram of ammonia। ठीक है, then calculate the mole fraction of each component, then calculate the mole fraction of each component। ओके, तो हमारे पास में यहाँ जो WA दिया गया था वो है 36 ग्राम, सॉरी WA हमारा इसके अंदर क्या, इसमें आप A को हम सोल्यूट मानते हैं, तो सोल्यूट जो होता है वो कम मात्रा में होता है, उसको हम मानते हैं। तो 17 ग्राम हमारा इसके अंदर सोल्यूट हो गया अमोनिया, और WB जो हो गया वो हमारा हो गया कितना, 36 ग्राम H2O। क्योंकि जो सोल्यूट होता है वो कम मात्रा में होता है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं, जो कम अमाउंट में होता है उसे सोल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो WA हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और WB हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो अब आप देखोगे 17 ग्राम अमोनिया जो है वो 36 ग्राम H2O में है। अब हम इनके मोलिकुलर मास निकालते हैं। अब हम यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि मोलिकुलर मास का हम अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। अमोनिया का मोलिकुलर मास 17 होता है और H2O का जो मोलिकुलर मास होता है वो 18 होता है, ये हमको पता है बच्चों। ठीक है, हमें इसका मतलब है ये हमारे पास में क्या आ गया, Ma आ गया, और ये हमारे पास में क्या आ गया, Mb आ गया। ठीक है, तो आपके पास WA WB आ गया, Ma और Mb आ गया, तो आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो नहीं। तो मोल्स ऑफ अमोनिया, एक ही जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे हम अमोनिया लिख दिया क्योंकि ए का नाम आ गया हमारे पास में, ए का नाम क्या है, अमोनिया। मोल्स ऑफ अमोनिया बराबर कितना हो गया,
अमोनिया का वेट कितना है 17 ग्राम, वेट ऑफ द अमोनिया इज 17 ग्राम है, ठीक है। और मोलिकुलर वेट भी अमोनिया का कितना है 17 है, तो 17 से क्या करिए 17, तो बराबर आंसर कितना आ गया हमारे पास 1 मोल आंसर आ गया। कितना मोल आ गया अमोनिया। अब हमें निकालना है क्या NB, और NB की जगह हम क्या लिख सकते हैं NH2O, क्योंकि B का नाम हमारे पास में आ गया क्या है BH2O। देखो वेट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमको 36 ग्राम, और इसका MB बोले तो मोलिकुलर मास ऑफ पानी कितना है, H2O का मोलिकुलर मास कितना है 18 है। कितना है बच्चों 18, तो ये 18 से ये कितनी बार कट गया 2 बार, तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया बच्चों 2 मोल हमारे पास में आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास में मोल्स हमारे पास में आ गए, मोल्स ऑफ अमोनिया और मोल्स ऑफ ये। तो हमारे पास मोल्स आ गए तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। इस ऊपर के जो है इसको आप उतार लीजिए, या फिर मैं इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ थोड़े शॉर्ट में, क्योंकि सब ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसी समय में इस वाले में ऐसा ही बोर्ड मेरे पास अरेंज हो पाया, इससे बड़ा बोर्ड हमारे पास नहीं हो पाया, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम्स हमारे पास नहीं आती। जब थोड़ा सा लॉकडाउन में कमी आएगी तो मैं अपना बोर्ड लाके और सिस्टमेटिक क्लासें आपके सामने स्टार्ट कर दूंगा। तो इधर देखो हमें मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है NH3 की, और NH3 की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे मोल्स ऑफ NH3, मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स, मतलब NH3 प्लस NH2O कर लोगे आप, ओके। तो देखो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया निकालने के लिए मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है 1, ठीक है, और यहाँ अमोनिया का 1 और पानी के कितने हैं 2, तो हमारे पास में कितना आ गया x NH3 बराबर जो आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, और 1/3 का मतलब आप कितना जानते हो, तीसरा भाग 0.33 के करीब आएगा शायद, आप देख लेना कैलकुलेशन करके, लगभग इतना ही आएगा। अब हमें जो निकालना है मोल्स ऑफ H2O, तो देखो या तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल लो, हमारे को पता है कि हमेशा ये NH3 x NH3 प्लस x H2O का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा, x NH3 और x H2O का सम हमेशा क्या होगा 1 होगा। अब हमारे पास में जो है x NH3 की वैल्यू कितनी हो रही है, ये 33 के करीब होगा, तो हम इसको ये 0.3333 के करीब जाएगा, तो हम इसको क्यों नंबर में कितना मान लेते हैं 0.64 मान लेते हैं, लगभग कितना मान लेते हैं 0.34 मान लेते हैं। अब इन दोनों का x NH3 का हम जब करते हैं तो इसका वैल्यू हमारे पास में कितना है 0.34 आ गया, और इसकी वैल्यू हमारे पास में दी भी नहीं है, तो इसको x H2O मान लेते हैं, और ये हमारे पास 1, तो और x H2O इक्वल टू 1 माइनस 0.34, तो ये आपके पास में भैया जनरली 0.64 के करीब हमारे पास में आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ साइज छोटा है क्योंकि बोर्ड छोटा है, इस वजह से लिख नहीं पाया हूं मैं। अब यदि मान लो इस मेथड से आप लोग निकालना चाहो, ये आप लोग उतार लेना अपनी कॉपी में सवाल को पूरे को, आपको एक PDF मिल जाएगी, इसके अंदर ये सारे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी आ जाएगी, प्रैक्टिस से हम क्या हो जाएंगे थोड़े परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखो अब हम जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O को इस फॉर्मूले से निकालते हैं। वैसे तो मैंने निकाल दिया 0.64, फिर इस तरीके से और निकाल देते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल्स में कौन सा आ जाएगा अमोनिया भी आ जाएगा और वाटर भी आ जाएगा। अब आपको पता है मोल्स ऑफ H2O जो है वो हमारे पास में कितना है बच्चों, मोल्स ऑफ H2O हमारे पास में आया था, वो आया था 2, एंड टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर अमोनिया का 1 और पानी का 3, तो x H2O की वैल्यू जो हमारे पास में आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में, सॉरी यहाँ पे 2.3 आ जाएगी। तो इसको आप सोल्व करोगे तो करीब आंसर जो है आपके पास में 0.64 के करीब हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये भैया आपकी जो है कंसंट्रेशन यूनिट जो है, हम जो है यहाँ पे जो कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ी थी वो मोल्स, एप्लीकेशंस ऑफ मोल्स के अंतर्गत पढ़ी थी, और एप्लीकेशन ऑफ मोल्स में हमने सबसे पहले मोलरिटी पढ़ी थी, फिर नॉर्मलिटी पढ़ी, फिर मोलरिटी पढ़ी, और आज मोल फ्रैक्शन करके एप्लीकेशन ऑफ मोल्स को हम जो है यहाँ पे विराम देते हैं। इसके बाद में हम जो है पढ़ेंगे कुछ और चीजें पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो चीजें थी वो उसके न्यूमेरिकल मैंने करा दी है। आप लोगों के पास में कुछ इंपॉर्टेंट यदि बुक्स हो तो आप उनमें से क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो फ्री टाइम में, जब हो आपके पास समय मिले तब, तो आप वो क्वेश्चंस करके यदि मान लो उनमें डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर मैंने आपको कल दिखाई दिया था 9660929266 मेरा नंबर है, यहाँ मैं फिर से नोट कर देता हूँ, मेरा नंबर है 9660929266।
ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात, यदि आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट्स हैं, अदर स्कूल का हो या अपनी स्कूल का हो, आप उसको अपने इस चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। सभी के सभी बच्चों को उनको कहोगे इसको, यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास 11th और 12th दोनों के मैसेज आएंगे। यदि कोई 12th का बच्चा भी है या नीट की तैयारी कर रहा है तो उसको भी आप इन्फॉर्मेशन इस चैनल के बारे में दे सकते हो, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं हमारे कॉन्टैक्ट में आए और उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे हमारे पास में मिले। तो ये हमारे पास में मोल फ्रैक्शंस हो गया। मोल फ्रैक्शंस का हमारे पास में हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया। आप लोगों को जो है एक पीडीएफ मिलेगी अभी थोड़ी देर बाद में, तैयार कर दूंगा अभी, और उस पीडीएफ की हेल्प से आप लोग जो है क्या करोगे ये। अब मैं आप लोगों को जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहा हूँ उस चीज का आप ध्यान रखेंगे विशेषकर। एक तो आप लोग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप जब अपनी नोटबुक प्रिपेयर करेंगे तो नोटबुक में दो प्रकार की प्रिपेयर करेंगे। एक तो आप करोगे GOIC, ठीक है, और दूसरी आप करोगे GOC। हमारा अभी जो वर्क चलेगा वो GIOC वाली कॉपी में चलेगा। GIOC की कॉपी का पूरा नाम क्या होगा, GIOC जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें आप डालोगे, इसमें मोल कॉन्सेप्ट, क्या डालोगे, चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट डालोगे, और इस चैप्टर का आगे जो नाम होगा मोल कॉन्सेप्ट एंड जनरल केमिस्ट्री। ये चैप्टर का नाम है, ये पहला ही चैप्टर है इसका। GOC हमने अभी चालू नहीं करी है, थोड़े दिनों बाद में हम चालू कर देंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको इसी में अंदर अपने नोट्स बनाने हैं। दूसरी बात है, इसी में आपके जो वीडियो में मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो से जो है आप नोट्स कवर कर लेंगे और नोट उसको उनको एज इट इज़ वैसे के वैसे लिखेंगे जैसा कि जैसा मैं पढ़ाता हूँ। मैं बहुत धीमी रफ्तार से पढ़ा रहा हूँ, और धीमी रफ्तार से पढ़ाने के कारण एक तो वीडियो है, वीडियो में हम उतना ज़्यादा बढ़िया एक्सप्लेन उतना ज़्यादा नहीं कर पाते जितना एक क्लासरूम टीचिंग में करते हैं अपन लोग। तो आप लोगों को क्या है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप लोगों को पूरे नोट्स बनाएंगे। कुछ बच्चों के नोट्स भी मेरे पास में आए हैं, वो बहुत हैं, जैसे कल कशिश ने मुझे पूरे कंप्लीट नोट्स भेजे हैं। थैंक्स कशिश, बहुत अच्छा किया आपने। कनिका एवरीडे बहुत अच्छा कर रही है, सबसे पहले जो क्वेश्चन सोल्व करके बताती है वो कनिका बताती है। तो कनिका इज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और बहुत जब सभी बच्चे सभी स्टूडेंट जो हैं कनिका की तरह करें। कनिका के बाद में कुछ शुभांशु है, उन्होंने भी बहुत अपने भेजे, एक नाम मैं भूल रहा हूँ, 5-7 स्टूडेंट्स हैं। शुभांशु, सोनू मीना है, उन्होंने कल नहीं भेजा, कल वो कह रहे थे सर मैं दिन भर सो गया था, या फिर कुछ ऐसे रीजंस नहीं होने चाहिए। ये आप यदि मान लो डेली नहीं कर पाओगे तो आप पिछड़ जाओगे, पीछे हो जाओगे बच्चों से। और दूसरा मेरा एक रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जो घर पे केवल सो रहे हैं और टीवी देख रहे हैं और बिल्कुल वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं, बच्चों पीछे हो जाएंगे वो बच्चे। देखो आप लोग कर नहीं पाओगे, इसलिए मेरे इस मैसेज को बिल्कुल सीरियसली लें आप लोग, और सीरियसली आप जो है इनको इस मेहनत पे ध्यान दें, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट जो है नए टॉपिक के साथ में हम मिलते हैं। शुभ प्रातः।